हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू अंकल। आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जो कि दिसंबर 2019 के अंदर पूछे गए थे। यहाँ पर हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट के एमसीक्यू स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ईयर के अंदर कौन सी यूनिट से किस तरह से क्वेश्चंस पुट अप हुए थे। इससे पहले हम लोग दिसंबर 2018 के एमसीक्यूज भी डिस्कस कर चुके हैं। सो प्लीज एडू अंकल से जुड़े रहिए बिकॉज आगे चलकर भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा एग्जाम सेंट्रिक एंड बेनिफिशियल वीडियो लेक्चर्स हम सभी एजुकेटर आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन चलिए डिस्कस करते हैं कि जो आप लोगों से दिसंबर 2019 के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए थे वो अराउंड ऑफ टोटल 10 क्वेश्चंस वहां पर पूछे गए थे फ्रॉम द यूनिट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट। अगर हम पर क्वेश्चन की बात करें तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, तो मार्क्स की जो वेटेज रहेगी वो रहेगी 20। डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस जो था दिसंबर 2019 के अंदर वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। बिकॉज यहाँ पर आपसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया था कि ये थ्योरी किसने दी है या ये कंसेप्ट किसने दिया है। आपसे असर्शन, रीजन, मैच द लिस्ट, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन काफी पूछे गए थे। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ना सिर्फ आपका टाइम लगता है बल्कि वहां पर आप काफी पजल भी हो जाते हो चीजों को सॉल्व करने में। So, without further ado, let's begin this previous year question series on human resource management and business management. And the first question is here. यहाँ पर आपसे ये पूछा गया था कि वो कौन सी थ्योरीज है जिनमें एक्सप्लेन किया गया है फॉर्मेशन ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स। आप कंपनी के अंदर कितना भी फॉर्मल अथॉरिटीज को इम्पोज करें लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इनफॉर्मल ग्रुप्स जो है वो फॉर्म जरूर होते हैं कंपनी के अंदर। ये कौन सी थ्योरीज के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। फिर आपको यहाँ पर 4 थ्योरीज के नाम दिए गए। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि क्या होता है कि आपको पहले तो 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और फिर ये पूछा जाता है कि इन 4 ऑप्शन में से राइट कोड क्या है। ओके, इन 4 ऑप्शन में से राइट कोड क्या है फिर आपको वो बताना होता है। यहाँ पर पहला जो पॉइंट है दैट इज परपिंक्विटी थ्योरी। देन द B theory is similarity or balance theory. Third is displacement theory and the fourth is need for achievement theory. अब आपने चारों थ्योरीज के नाम पढ़ लिए, अब आपको ये बताना इन चारों थ्योरीज के में से किन थ्योरीज के अंदर ये बात कही गई थी। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो फिर आपको कोड्स दिए गए हैं। यहाँ पर जो ये परपिंक्विटी थ्योरी है एंड सिमिलैरिटी और बैलेंस थ्योरी है, इन दोनों थ्योरीज के अंदर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा गया है। अगर आप में से किसी ने भी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर काम किया है तो आप भी इससे रिलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं, ठीक है, वहां पर आप गए और वहां पर आप 3 एम्प्लॉइज से मिले, A, B, C, ठीक है। अब इन तीनों एम्प्लॉय में से B जो एम्प्लॉय है वो सेम उस सिटी से बिलोंग करता है या वो सेम उस पर्सनैलिटी ट्रेट का है जो आपके अंदर पर्सनैलिटी ट्रेट है। फॉर एग्जाम्पल, यू बिलोंग टू दिल्ली, आप दिल्ली से बिलोंग करते हो और आपको वहीं पर कोई एक और पर्सन मिला जो कि सेम आपके होम टाउन से बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो चीजें हैं, वो जो सिमिलैरिटी है आप लोगों के बीच में, तो उस सिमिलैरिटी की वजह से वहां पर इनफॉर्मल ग्रुप क्रिएट हो जाता है। हो सकता है वो जो पर्सन दिल्ली से बिलोंग करता है वो आपका मैनेजर है या वो आपका बॉस है। एक तरह से फॉर्मल ग्रुप तो आपका मैनेजर और एम्प्लॉय का हुआ, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज होने की वजह से आप दोनों के बीच में एक इनफॉर्मल ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो है इन दोनों थ्योरीज के अंदर कहा गया है। इसीलिए गाइस यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, ए एंड बी ओनली, बिकॉज नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी में और डिस्प्लेसमेंट थ्योरी में इनफॉर्मल ग्रुप्स के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ अ फर्स्ट लेवल or frontline supervisors are to include which of the following। यहाँ पर एक सेकंड का टाइम लेते गाइस और आप लोगों को ये कहूंगी, देखो मैंने पहले कहा था कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट यहाँ पर लेवल रहेगा बिकॉज आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। आपको पहले क्वेश्चन पूछा गया, देन फिर 4 to 5 आपको पॉइंट्स दिए गए, फिर उन पॉइंट्स में से आपको चूज करके राइट कोड बताना है। तो ये सारी चीजें आप एग्जामिनेशन हॉल में तभी मिनिमम टाइम में आप सोल्व कर पाएंगे जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे डेली बेसिस पर।
सो फ्रंट लाइन सुपरवाइजर्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए, देखिए, एक हो गया आपका मैनेजमेंट लेवल। तो मैनेजर ने एक प्लान बनाया, ठीक है? और वो जो प्लान है वो फिर जो फ्रंट लाइन सुपरवाइजर्स होते हैं उनको प्रोवाइड कर दिया। फिर ये जो फ्रंट लाइन सुपरवाइजर्स होते हैं, और यू कैन से फर्स्ट लेवल सुपरवाइजर्स होते हैं, ये जस्ट अबव द वर्कर्स होते हैं और ये वर्कर्स को फिर इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनके काम को डायरेक्ट करते हैं। तो अब आपको ये बताना है कि ये जो फ्रंट लाइन सुपरवाइजर्स हैं, वो इनमें से क्या-क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। टू डिटरमाइन इंडिविजुअल जॉब असाइनमेंट, एक इंडिविजुअल के बारे में, एक पर्सन के बारे में, उसकी क्या-क्या जॉब असाइनमेंट्स होंगे, वो डिटरमाइन करना, डिसाइड करना। टू अटेंड टू ग्रीवेंसेस एंड रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स, मतलब आपके एम्प्लॉय को जो भी कंप्लेंट, जो भी शिकायतें हैं, उनको अटेंड करना और उनको रिजॉल्व करना, मतलब उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। कन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है लड़ाई झगड़े। उसके बाद थर्ड इज टू प्रोवाइड टेक्निकल नॉलेज एंड गाइडेंस टू वर्कर्स को टेक्निकल नॉलेज और गाइडेंस प्रोवाइड करें सो दैट एक्सीडेंटल केसेस ना हो। फोर्थ पॉइंट इज टू सप्लाई स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। दैट मीन्स जो स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन होती है प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करना? वो मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना। बिकॉज यहाँ पर सिर्फ मैनेजमेंट से वर्कर्स की तरफ इंफॉर्मेशन पहुंचाने की बात नहीं है, बल्कि वर्कर्स से मैनेजमेंट की तरफ भी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्रंट लाइन सुपरवाइजर। वो बीच में एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। सो इस तरह से ये चारों ही फंक्शंस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं फ्रंट लाइन सुपरवाइजर के द्वारा। सो दैट्स व्हाई आवर आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दैम, ए बी सी डी। सो इस तरह से आपको पहले तो ये पता होना चाहिए एग्जामिनर ने पूछा क्या है। जैसे आपको जब तक ये नहीं पता फ्रंट लाइन सुपरवाइजर्स क्या होते हैं, तो आप उसके फंक्शंस बता ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि अच्छा ये पर्सन इनमें से कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज आर फाउंड इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर लॉजिक देखिए आप, आपको ये नहीं कहा गया है कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है। यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि भाई होती तो ये अथॉरिटीज चारों हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन इन चारों में से वो कौन सी अथॉरिटीज है जो ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मिलती है। सो फिर आपको यहाँ पर चार अथॉरिटीज के नाम दिए गए हैं और फिर आपको राइट ऑप्शन चूज करना है और उस राइट ऑप्शन के अंदर बताना है कि इन चारों में से कौन सी अथॉरिटीज मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मिलती है। पॉइंट 1 डिवीजन अथॉरिटी, पॉइंट बी लाइन अथॉरिटी, पॉइंट सी स्टाफ अथॉरिटी एंड पॉइंट डी फंक्शनल अथॉरिटी। सो तब तक आप लोग सोचिए, यहाँ पर एक पॉइंट बताती हूँ मैं आप लोग को। लाइन अथॉरिटी इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ अथॉरिटी और यू कैन से ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो ये 2018 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, तो इस तरह से पता चलता है भाई कंसेप्ट सेम रहता है लेकिन उसमें से क्वेश्चंस को पुटअप करने का पैटर्न चेंज हो जाता है। सो यहाँ पर लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी एंड फंक्शनल अथॉरिटीज ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलती है, बट जो डिवीजन अथॉरिटी होती है वो किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलती है। सो इस तरह से हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये टाइम थोड़ा ले सकते हैं आप लोगों का ये क्वेश्चंस, बट अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज करें तो इनको काफी हद तक आप सोल्व कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स means the tendency of supervisor to rate a subordinate lower than his performance। आपका एक सुपीरियर है, आपने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी, बट स्टिल उसने आपकी परफॉर्मेंस को लो रैंकिंग या लो रेट्स प्रोवाइड की। वो हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ सम पर्सनल बायस, मतलब आपका उनके साथ कोई पर्सनल कभी लड़ाई झगड़ा हुआ हो या कंपनी के अंदर कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ हो, तो किसी भी एक रीजन की वजह से आपका सुपीरियर जब आपको लो रेट्स प्रोवाइड करता है तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हॉर्न्स इफेक्ट, ऑप्शन बी हालो इफेक्ट, ऑप्शन सी सेंट्रल टेंडेंसी एंड ऑप्शन डी पॉइंटिंग टेंडेंसी। सो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो बिटवीन ए एंड बी, बट लेट मी टेल यू गाइस हियर आवर आंसर इज ऑप्शन ए।
ओके, हॉर्न्स इफेक्ट। हॉर्न्स इफेक्ट एंड हालो इफेक्ट आप सबको सेम लगेगा, बट ये डिफरेंट है। हालो इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि भाई आपके एक गलती की वजह से आपकी जो वो 99 अच्छा है, या जो आपकी एक गलती की वजह से आपकी जो अदर जो परफॉर्मेंस थी ना, जो आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी, उस एक गलती की वजह से आपकी पूरी परफॉर्मेंस को रेटिंग्स जो है वो कम प्रोवाइड की जाती है। सो वो दैट इज हालो इफेक्ट। बट आपको बिना किसी रीजन के या पर्सनल बायस की वजह से जब आपको सुपरवाइजर लो रेट्स प्रोवाइड करे, दैट इज हॉर्न्स इफेक्ट। तो इन दोनों के बीच में प्लीज आप लोग डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन पिछले 10 ईयर्स में बहुत बार रिपीट हुआ है, बट पूछने का तरीका जैसे कि मैंने पहले का अलग होता है। नेक्स्ट, क्वालिटी सर्कल इज अ टाइप ऑफ। क्वालिटी सर्कल जो टीम होती है वो आखिर क्या काम करती है? ऑप्शन ए प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम, ऑप्शन बी क्रॉस फंक्शनल टीम, ऑप्शन सी सेल्फ डायरेक्टेड टीम एंड ऑप्शन डी प्रोजेक्ट टीम। क्वालिटी सर्कल का मतलब कहीं ना कहीं आप किसकी तरफ लेकर जा रहे हो? आप कंट्रोल की तरफ नहीं लेके जा रहे हो। कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि भाई आपने जो भी क्वालिटी और क्वांटिटी आपने डिसाइड की थी किसी प्रोडक्ट की, अगर वो क्वांटिटी और क्वालिटी नहीं निकल कर आई है तो फिर आप क्या करोगे? आप कंट्रोल करोगे। दैट मीन्स आखिर वो क्वालिटी या क्वांटिटी क्यों नहीं आई, आप उस प्रॉब्लम का पता करोगे कि भाई आखिर किस रीजन की वजह से आप अपने स्टैंडर्ड्स जो रिजल्ट्स थे वो आप गेट नहीं कर पाए। फिर उस प्रॉब्लम के आप मल्टीपल सॉल्यूशंस निकालोगे, और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम जो है वो कौन सी टीम होती है? वो क्वालिटी सर्कल टीम होती है। ठीक है। इवन जब आप लोग एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़ते हो, वहां पर भी आप पढ़ते हो कि भाई प्रोडक्शन इंचार्ज और प्लानिंग इंचार्ज के अंदर, जो प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर इंस्पेक्टर होता है वो क्या करता है? वो क्वालिटी चेक करता है। तो वहां पर वो हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम, और यू कैन से क्वालिटी सर्कल टीम। तो हर एक मैनेजमेंट थिंकर अपने अपने तरीके से इन पॉइंट्स को कहता है। आपको ये जनरल टर्म्स में भी पता होने चाहिए, और किस मैनेजमेंट थिंकर ने किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है वो भी पता होना चाहिए। सो क्वालिटी सर्कल इज अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम। दैट मीन्स ये एक्चुअल और डिजायर्ड रिजल्ट्स के बीच में गैप्स पता करेंगे, और फिर उन गैप्स के मल्टीपल सॉल्यूशंस लेकर आएंगे। नेक्स्ट, Which of the following laws affect business organizations? इनमें से कौन से कानून या लीगल पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट करते हैं? देखो, आप ये कहोगे कि मैम कहीं ना कहीं सारे ही जो कानून या लॉज होते हैं वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट करते हैं किसी ना किसी सर्कमस्टांसिस में या किसी ना किसी सिचुएशन में। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन के पीछे की जो सेंस है वो है आपको ये बताना है कि कौन से कानून बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। अब हम डी ऑप्शन की तरफ से चलेंगे। सबसे पहला है कंपटीशन लॉ। ठीक है, कंपटीशन लॉ के अंदर क्या है? अफेक्ट ये भी करता है कंपनी को, लेकिन आपको यहाँ पर एक नेगेटिव सेंस में लेकर जाना है। ठीक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी लॉस, ये तो बल्कि अच्छी बात है ना कि गवर्नमेंट आपके लिए सेफ, मतलब आपकी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज है उनके लिए सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस बना रही है। अगर वो सेफ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो आपका काम भी टाइम टू टाइम चलता रहेगा। तो ये भी आंसर नहीं है। उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है, सेकंड ऑप्शन है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ। ठीक है, ये बल्कि अच्छा है कि भी आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन, आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, आपके इस प्रोडक्ट बनाने से एनवायरनमेंट के अंदर जो भी पोल्यूशन हो रहा है किसी भी टर्म में, किसी भी रीजन की वजह से, तो उस एनवायरनमेंट का जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, बट यहाँ पर अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत हद तक कोई चीज अफेक्ट करती है तो वो करती है इनकॉर्पोरेशन एंड बैंकरप्सी लॉ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो गई, मतलब उस कंपनी का दिवालिया निकल गया, तो उस टाइम पर उस कंपनी को सिक यूनिट्स की तरह ट्रीट किया जाता है और उनको बंद कर दिया जाता है। ठीक है, ये आप लोग पढ़ते भी है। तो इस तरह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर कोई चीज सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है तो वो इनकॉर्पोरेशन एंड बैंकरप्सी लॉ करती है, फ्रॉम दिस 4 ऑप्शंस। ओके, बाकी जो सी, बी एंड डी है वो पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए भी सही है, कम्युनिटी के लिए सही है, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सही है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
सो यहाँ पर कहने का मतलब यही है, प्लीज अपने माइंड के अंदर फिक्स कर लो, एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है, आपको वो जवाब देना है, आपको क्या लगता है, आपको वो आंसर नहीं देना है। अब यहाँ पर आपको मैच करना है कैटेगरी ऑफ कॉम्पनसेशन को विद द कॉम्पनसेशन प्लान। मीन्स किस चीज के लिए आपको कौन सा कॉम्पनसेशन प्लान प्रोवाइड करना है अपने एम्प्लॉय को, आपको उस कॉम्पनसेशन की कैटेगरी को कॉम्पनसेशन प्लान के साथ आपको क्या करना है, मैच करना है। सो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें गाइस, तो आपको एक पॉइंट यहाँ पर दिखेगा कि पे फॉर टाइम नॉट वर्कड, मीन्स आप उस टाइम के लिए पे कर रहे हो अपने एम्प्लॉय को जिस टाइम पर उन्होंने काम ही नहीं किया। जैसे अभी ये जो सिचुएशन चल रही है, हमारे एनवायरनमेंट में इतना ज्यादा वायरसेस वगैरह चल रहे हैं, तो कई बार कंपनी जो है वो वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर देती है एम्प्लॉय को, तो उस टाइम के लिए भी उनको प्रोवाइड किया जाएगा। हालांकि वो अभी भी काम करे, लेकिन उस हद तक काम नहीं करे जितना कि कंपनी के अंदर करते हैं। तो इसको कहा जाता है, यहाँ पर क्या कहा जाता है गाइस, सिक लीव। ठीक है, मतलब कोई बीमार है तो उस टाइम पर उसको बिना काम किए भी पैसा प्रोवाइड किया जाता है। तो ए के लिए यहाँ पर मैच हो जाएगा 4। अब ए के लिए 4 मैच जो है वो सिर्फ बी और सी के अंदर है, दैट मीन्स आपका बी और सी में से आंसर होगा। उसके बाद सर्विसेज एंड प्री रिक्विजिट्स जो होती है, यहाँ पर हो गया आपका लो कॉस्ट मील हो गया। ठीक है, मतलब भाई आप जो कंपनी के अंदर खाना खा रहे हो सकता है बाहर से टिफिन मंगाते तो महंगा पड़ेगा, तो आपको वहीं पर लो कॉस्ट मील आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। देन यहाँ पर आपको फिर प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स जो होते हैं पेंशन, मतलब जब आपकी एक ओल्ड एज हो जाती है तो उस टाइम पर आप अपनी लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए आपको पेंशन देती हैं ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपका डी। तो इंसेंटिव जो पे होते हैं, देखो इंसेंटिव और सैलरी में बहुत डिफरेंस होता है गाइस। सैलरी होते हैं जो आपकी एक परमानेंट जो अमाउंट होती है, लेकिन इंसेंटिव्स होते हैं जो सैलरी से अलग कंपनी आपको कुछ चीजें प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर अगर हम इंसेंटिव पे की बात करें तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका स्टॉक ऑप्शन। उसके बाद लास्ट में है डेफर्ड पे। डेफर्ड पे जो होते हैं वो सेविंग प्लान से रिलेटेड है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ए का मैच 4, बी का मैच 5, ए 4 बी 5 दोनों में था, बी और सी में था। बट जैसे ही आप सी ऑप्शन के अंदर गए तो या तो आप सी का 3rd मैच सही कर सकते हो या तो सी का 1 कर सकते हो। तो प्रोटेक्शन प्रोग्राम का अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होता, भी पेंशन होता है कि भी आप एक ओल्ड एज में जाने के बाद आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर पाओ उस मनी से जो आपको पेंशन के अंदर मिलती है। सो यहाँ पर आपका सी का 3rd होते ही ऑप्शन बी आंसर हो जाना था। तो एग्जाम के अंदर अगर आपको 100% आप श्योर हो कि सी का मैच 3rd ही है, तो आपको डी और ई के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज एग्जाम के अंदर एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो विच ऑफ द फॉलोइंग is not a factor contributing to MBO program failures। आपको यहाँ पर ये बताना है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो प्रोग्राम है उसको फेल करने में इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है। मतलब वो फेल नहीं करता, बल्कि अगर वो अवेलेबल है तो वो तो बल्कि MBO प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाता है। तो आपको फेलियर के रीजंस बताने हैं। ओके, ऑप्शन ए, altering goals to meet changes in circumstances. Option B, easy goals. Option C, lack of management support. Option D, setting of unrealistic, difficult goals. अब यहाँ पर आप लोग बताओ, अगर आप अनरियलिस्टिक गोल्स सेट करोगे तो डेफिनेटली आप वो गोल्स अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये भी नोट का आंसर नहीं है, बिकॉज ये तो फेलियर का रीजन है ना, लेकिन आपको तो नोट का जवाब देना है। ऑप्शन सी, लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट। अगर आपका मैनेजमेंट ही आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो कैसे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओगे, तो ये भी आंसर नहीं है नोट का। उसके बाद इजी गोल्स। देखो यहाँ पर अनरियलिस्टिक गोल और इजी गोल्स में बहुत डिफरेंस है। इजी गोल का मतलब होता है भी आपकी कंपनी को अचीव कुछ अच्छा करना है, लेकिन उस अच्छा करने के लिए जो गोल्स है वो उतने स्टैंडर्ड्स के एस्टेब्लिश नहीं किए गए, वो बहुत ही इजी गोल है, कोई भी वर्कर उसको अचीव कर लेगा। तो इजी गोल्स जो होते हैं ये भी फेलियर का रीजन होते हैं MBO प्रोग्राम्स की। बट
ऑप्शन ए इज नॉट अ फैक्टर जो कि एमबीओ प्रोग्राम को फेल करता है, बल्कि ये तो एमबीओ प्रोग्राम को क्या करता है, सक्सेसफुल करता है। ठीक है, आपने एक गोल सेट किया था, ठीक है, और आपको लगा कि भाई बिजनेस वर्ल्ड के अंदर कुछ सर्कमस्टांसेस आई जिसकी वजह से आपको अपने इस गोल के अंदर चेंजेस ऑल्ट्रेशन करनी ही पड़ेगी। तो उस ऑल्ट्रेशन की वजह से आप अपने उस गोल को अचीव कर पाओगे, लेकिन अगर आप वही स्टैटिक वहां पर प्लान लेकर चले तो हो सकता है आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे आगे निकल जाए। तो आपको अपने जो प्लान्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल बनाने चाहिए, बिकॉज जैसे भी सर्कमस्टांसेस आए आप उनके अंदर चेंजेस कर पाए। बट बाकी ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ये फेलियर का रीजंस है, बट ऑप्शन ए इज नॉट अ रीजन फॉर द फेलियर ऑफ एमबीओ प्रोग्राम। एंड एमबीओ प्रोग्राम किसने दिया था, पीटर एफ ड्रकर ने, और इसको मैनेजमेंट बाय रिजल्ट भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। सो आपको कंसेप्ट अच्छे से पढ़ना है, बाकी एग्जामिनर पर छोड़ दीजिए कि वो किस तरह से क्या क्वेश्चन आपसे पूछता है। द इनफॉर्मल ग्रुप्स कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड। सबसे इजी क्वेश्चन आपसे दिसंबर 2019 में ये पूछा गया था फ्रॉम द यूनिट एचआरएम एंड बिजनेस मैनेजमेंट। ऑप्शन ए ग्रुप डायनामिक्स, ऑप्शन बी ग्रेप वाइन, ऑप्शन सी एक्सचेंज एंड ऑप्शन डी इंटरेक्शन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और यू कैन से इनफॉर्मल ग्रुप्स, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसको क्या कहा जाता है, ग्रेप वाइन कहा जाता है। और जब आप लोग जेड थ्योरी बाय विलियम मोची पढ़ोगे तो वहां पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड जो ग्रुप डायनामिक्स है ये आप लोगों का अभी जून 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें बताया जाता है कि ग्रुप को किस तरह फॉर्म किया जाए, टाइप ऑफ ग्रुप्स एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following are part of corporate social responsibility to consumers? सबसे पहले बात, एक जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके कंज्यूमर के लिए क्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने एम्प्लॉय के लिए क्या सीएसआर है, या अपनी जिस कम्युनिटी के अंदर वो बिजनेस सेट है उस कम्युनिटी के लिए उसकी क्या सीएसआर है, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबके लिए अलग अलग है। आपसे यहाँ पर कंज्यूमर के रिगार्डिंग पूछा गया है, ठीक है, तो आपको उस कंज्यूमर को ध्यान में रखकर यहाँ पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चूज करना है ए बी सी डी में से, और फिर राइट कोड बताना है। चलिए इनको एक बार रीड आउट करते हैं। पॉइंट 1, रीजनेबल चांसेस एंड प्रॉपर सिस्टम फॉर अकम्प्लिशमेंट एंड प्रमोशन। ऑप्शन बी, to supply goods at reasonable prices even when there is seller's market. Option C, improving the efficiency of the business operation. And point 4, to provide an opportunity for being heard and redress genuine grievances. अब यहाँ पर ए बी सी डी में से अगर हम कंज्यूमर के रिगार्डिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो ओनली बी एंड डी है। अब ये कैसे, देखिए बी पॉइंट में कहा गया है कि भाई आपको अपने एम्प्लॉय को एक रीजनेबल प्राइस पर गुड्स प्रोवाइड करनी है इवन अगर वो सेलर्स मार्केट है। मींस अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिकता है, ठीक है, या आपके प्रोडक्ट की काफी ज्यादा डिमांड है, फिर भी आपको अपने प्रोडक्ट को एक रीजनेबल प्राइस पर बेचना है, तो ये कस्टमर के रिगार्डिंग आपकी एक जिम्मेदारी बनती है एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद डी जो है, आपके कस्टमर के साथ कुछ गलत हुआ, आपकी कंपनी ने या आपके सेल्स पर्सन ने उसके साथ मिसबिहेव किया, या उसको जो प्रोडक्ट मिला वो इंफीरियर क्वालिटी का मिला, तो उसके लिए आपको जैसे हेल्प सेंटर्स या केयर्स होती है, वो किस लिए होती है, जैसे आप फोन की केयर्स पर जाते हो, आपके सैमसंग फोन में या एप्पल फोन में कोई भी दिक्कत हुई है तो आपके लिए केयर्स क्यों ओपन करती है कंपनी, वो इसीलिए तो करती है कि कंपनी ने जो आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड किया उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग फिर आप सॉल्यूशन करवाने के लिए आपकी जो ग्रीवेंसेस है उनको सोल्व किया जाता है। तो ऑप्शन डी ये बताता है, अभी उनको एक अवसर प्रोवाइड करना कि वो अपनी प्रॉब्लम रख सके और आप उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। अब यहाँ पर एक पॉइंट बताती हूँ आप लोगों को, अगर हम डी पॉइंट की बात करें, अगर आपको यहाँ पर सिर्फ पता होता कि डी जो पॉइंट है वो सिर्फ सीएसआर का पार्ट है फॉर कस्टमर, तो ध्यान से देखिए डी किसी भी और ऑप्शन के अंदर नहीं दिया गया है, इट इज ओनली इन द ऑप्शन बी।
क्योंकि आप लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं, आप लोग बिज़नेस एनवायरनमेंट के अंदर भी पढ़ते हैं, कंज़्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर कि कंज़्यूमर को उनकी कंप्लेंट्स के रिगार्डिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने चाहिए। 3 जुडिशियल मशीनरीज़ भी हैं। तो ये पॉइंट आप थोड़ा-सा पकड़ सकते थे और डी को देखकर आप ऑप्शन बी राइट आंसर कर सकते थे, अगर आप ए, बी, सी को नहीं रेक्टिफाई करोगे। बाकी अगर हम ए और सी की बात करें ना, तो ए और सी जो है ये एम्प्लॉइज़ के रिगार्डिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि भई बिज़नेस ऑपरेशंस को अच्छे से इम्प्रूव किया जाए और रीजनेबल चांसेस प्रोवाइड किए जाए ताकि एम्प्लॉय जो है वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए और वो नेक्स्ट लेवल पर प्रमोट हो पाए। सो ए एंड सी आर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज for employees and B and D for customer. So that's why option B is the right answer. So that's it for the today's session. So अब हम देखते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं दिसंबर 2019 एग्जाम का कि एचआरएम एंड बिजनेस मैनेजमेंट के जो क्वेश्चंस थे वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट थे। हाँ, यहाँ पर आपसे 1 to 2 क्वेश्चन आपसे इजी भी पूछे गए थे, बट बिकॉज ऑफ द लेंथ, बिकॉज ऑफ द मैच द लिस्ट क्वेश्चंस, फिर आपसे सीक्वेंस और इनमें से कौन सी स्टेटमेंट चाहिए, इसकी वजह से कहीं ना कहीं वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। तो इसलिए हम इसको मॉडरेट टू डिफिकल्ट की कैटेगरी में रखेंगे। कंसेप्ट्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपने यहाँ पर ग्रेप वाइन के बारे में पढ़ा, जिसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। आपने यहाँ पर हालो इफेक्ट के बारे में पढ़ा, हॉर्न्स इफेक्ट के बारे में पढ़ा। आफ्टर दैट आपने यहाँ पर पढ़ा कि परपिंक्विटी थ्योरी, एक नया पॉइंट आपको सीखने को मिला कि भी जब सिमिलैरिटी वाले जो बंदे होते हैं वो इनफॉर्मल ग्रुप्स को जल्दी फॉर्म करते हैं, जो बैलेंस थ्योरी के अंदर भी बताया गया है। सो इस तरह से ये क्वेश्चन दिसंबर 2019 के अंदर पूछे गए थे। अब यूजफुल टिप यहाँ पर क्या है, मैच द लिस्ट के अंदर मैं आप लोग को पहले भी ये टिप दे चुकी हूँ कि अगर आप ए बी सी डी में से एक या दो ऑप्शन के अंदर आप बिल्कुल श्योर हो और अदर ऑप्शंस का मैच आपको नहीं पता, तो ये देखिए कि आप जिन पर श्योर हो क्या वो सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं, तो उस ऑप्शन को चूज करिए और अपना आंसर वहां पर चूज कर दीजिए, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। उसके बाद यहाँ पर एक और टिप बताना चाहूंगी कि जब आप सीक्वेंस वाले जो क्वेश्चंस करते हो, ठीक है, तो सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस के अंदर भी ये देखो कि ए बी सी तक आपने सीक्वेंस कर लिया, उसके बाद अगर ए बी सी का जो सीक्वेंस है वो आपने जो चूज किया है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर है और उस ऑप्शन पर आप बिल्कुल पूरी तरह से श्योर हो, तो डी और ई पर अपना टाइम वेस्ट मत करिए सीक्वेंस लगाने के लिए, तो आप उस आंसर को चूज करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप कर दीजिए, बिकॉज स्पीड प्लस एक्यूरेसी बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलेंगे। सो एजू अंकल से आप लोग जुड़े रहिए सो दैट आप लोगों को और भी ज्यादा बेनिफिशियल वीडियोस यहाँ पर प्रोवाइड होती रहे। सो हैव अ ग्रेट लाइफ एंड हैप्पी लर्निंग।